नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि दूसरी लहर की किस तरीके से दूसरी लहर ने तबाही मचाई है वो हम सब देख रहे हैं। अगर तीसरी लहर आप चाहते हैं कि ना आए, तो इसके लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात दिल्ली की। दिल्ली से कोरोना पर अच्छी खबर आ रही है। खबर है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4 अप्रैल के बाद पहली बार 5% से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 4.76% रहा। WHO के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित स्तर पर माना जाता है। पॉजिटिविटी रेट में कमी आने के बाद अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में पाबंदियों में छूट मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3000 से ज्यादा केस सामने आए, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले हैं। इस दौरान 252 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के नीचे पहुंच गई है। दीपक रावत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, सरकार की अब क्या तैयारी, क्या किसी प्रकार की छूट या अभी रियायत लॉकडाउन में मिलेगी लोगों को? अर्पिता, लॉकडाउन में छूट को लेकर ही अब उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण दर है वो कम होती जा रही है। कल 5.5 था तो आज 4.6 या 4.7 के आसपास पहुंच गया है, तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है और लगातार ये घट रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो 35% तक ये रेट चला गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा था। मौतें भी लगातार बढ़ रही थी, उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा था। लेकिन अब जो केसेस हम देख रहे हैं कि आज करीबन 3009 के आसपास केस आए हैं। मौतों का आंकड़ा हालांकि अभी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल भी ये बात कही थी कि अब लॉकडाउन को लेकर उनको एलजी से मुलाकात करनी है। शनिवार या रविवार में मुलाकात होगी। इस मुलाकात में चर्चा होगी कि अब हालात सुधर रहे हैं तो आगे क्या करना है, क्योंकि अंतिम फैसला एलजी की तरफ से ही लिया जाना है। तो फिलहाल ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है इस हफ्ते दिल्ली में, लेकिन ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखकर सरकार को फैसला लेना होगा। दीपक, जैसे हमने पहली लहर जब आई थी तो देखा कि बहुत सब लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए थे और हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था। अब दूसरी लहर में जिस तरीके से हम केसेस दिल्ली में देख रहे हैं कम हुए हैं, लेकिन चुनौती तो तीसरी लहर की भी है। तो क्या इसके मद्देनजर ये माने कि कुछ कम ही रियायत मिल सकती है लॉकडाउन में? जी, जाहिर तौर पर यही वजह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि किस तरीके की रियायत होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखेंगे। ये बात उन्होंने अपने बयान में जरूर जोड़ी है, क्योंकि केसेस बड़े हैं। आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि केसेस आए हैं, जिनको लेकर टास्क फोर्स भी बना दिया गया है, 3 सेंटर भी बना दिए गए हैं, वहां पर अलग से तैयारी चल रही है। लेकिन ये देखना जरूर होगा कि अलग अलग जगहों से ये मांग अब उठने लगी है कि अगर दिल्ली में संक्रमण दर कम हो रही है, मामले घट रहे हैं, तो अब लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया था कि 5% से नीचे अगर संक्रमण दर पहुंच जाता है तो उसको बेहतर स्थिति में देखा जाता है, अगर किसी भी राज्य की बात की जाए। तो यहां पर ये लगातार घट रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक शायद ये 3% तक भी पहुंच सकता है। तो अगर ये स्थिति बनती है तो उसके बाद इस पर फैसला क्या लेती है सरकार, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एलजी से मुलाकात जरूर करेंगे इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। तो कोरोना के साथ साथ देखिए ब्लैक फंगस जो है वो भी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। ये ना सिर्फ बड़े लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि बच्चों को भी अब शिकार बनाता दिख रहा है। बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आया। यहां पर एक 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया और ये बच्चा पहले कोरोना से पीड़ित था, लेकिन कोरोना को हराने के बाद इस बच्चे को ब्लैक फंगस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। बाद में जान बचाने के लिए बच्चे का फौरन ऑपरेशन भी किया गया। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और जनक, ये अपने आप में बड़ी खबर कि अहमदाबाद में पहला केस ऐसा सामने आया ब्लैक फंगस का, जिसमें सीधे सीधे बच्चा ग्रसित हुआ है उससे। किस तरीके के निर्देश अब राज्य में दिए गए हैं इससे निपटने के लिए? देखिए अर्पिता, राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता से इस मामले को देख रही है, क्योंकि इसको महामारी पहले ही घोषित कर दी गई है। कल ही राज्य सरकार की ओर से इसको महामारी घोषित किया। ये स्पेसिफिक बच्चे का मामला है इस परिवार में। उसकी जो माता है वो पहले संक्रमित हुई कोरोना में और उनका निधन हो गया। पर आजकल जो मामले अर्पिता जो सामने आ रहे हैं, जिसमें पूरे के पूरे परिवार हैं वो कोरोना संक्रमित होते हैं, उसमें ये बच्चा भी उसके मां के पॉजिटिव होने के बाद बच्चा भी पॉजिटिव हुआ। जो डॉक्टर से इस बात हो पाई उसके मुताबिक, हालांकि बच्चा नेगेटिव हो चुका था,
लेकिन उसके बाद उसमें म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स पाए गए, चेहरे पे स्वेलिंग आना, नाक से खून बहना। तो ये जो अलग अलग जो सिम्टम्स है उसमें ये प्रमुख पाए गए। उसके बाद डॉक्टर को जानकारी हाथ भी लगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार है। ऐसे में चूंकि अमूमन ये तभी होता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा हो या फिर उसमें आपको ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने पर ये ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में जरा एक बात बताइएगा, क्योंकि जो बड़ों में हम केसेस देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज की जैसी मात्रा बता रहे हैं वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन पर होते हैं, स्टेरॉइड उनको दिया जा रहा है, तो ये केसेस उन पर बढ़ जाते हैं। क्या जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे भी ऑक्सीजन पर रखना पड़ा या स्टेरॉइड देने पड़े, जिसके बाद ब्लैक फंगस का खतरा उत्पन्न हुआ? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर इस मामले में अभी रिपोर्ट ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बच्चे कोमॉर्बिड था कि चूंकि डायबिटिक जब होता है और स्टेरॉइड दी जाती है तभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये ICMR कह चुका है और बाकी जगहों पर ये है। लेकिन बच्चे के मामले में जहाँ तक बात है, डॉक्टर अभी स्पष्ट इस मामले में नहीं पाते बच्चे कोमॉर्बिड था या डायबिटिक था, लेकिन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के बाद यानी कि उसको फिर कोई ऐसी दवाई दी गई होगी जिसके चलते ग्लूकोज शरीर में बढ़ा होगा और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। ये अभी फिलहाल मानना है, लेकिन ये मेडिकल साइंस के लिए भी अभी ये चुनौती रहेगी कि बच्चों में इस तरीके के मामले सामने आते हैं। वो गंभीरता की तरफ इशारा करता है, महामारी घोषित कर दी, चूंकि म्यूकोरमाइकोसिस में जो डेथ फैटालिटी है वो ज्यादा है। ऐसे में ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है अर्पिता जी। जनक, आप नजर बनाए रखिए। उधर मुंबई के जेजे अस्पताल में P305 जहाज हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों और कंपनी के कर्मचारियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। P305 जहाज टाउटे तूफान की चपेट में आने से समंदर में डूब गया था और इस हादसे में कई कर्मचारी मारे गए थे, जिनके शव अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जिन्हें पहचान के बाद उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जा रहा था। लेकिन घर वाले कंपनी के अफसरों के पहुंचने तक शव नहीं लेने पर अड़ गए। हालांकि कंपनी की तरफ से उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। शादी हुआ है, 5 महीना का बीबी प्रेग्नेंट है। हाँ, उसका कौन है? मैं मानता हूँ वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, वो जो हो रहा है 12 तारीख का डिसीजन का फाइल बताओ मेरे को। 12 तारीख को तुम्हारा वर्क, मेरी बात सुनो। एक मिनट, आप जो ये 5 लाख रुपया अभी दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं 6 साल तक मैं दूंगा, उसको आपको लिखित स्टैम्प पेपर हर वर्कर को देना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा। आशीष सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि जो मुआवजे की भी बात आप कर रहे हैं वो लिखित तौर पर दीजिए, क्या इस तरीके का कोई आश्वासन दिया गया उन्हें? अभी तक कंपनी की तरफ से जो P305 का स्टाफ था, जो क्रू मेंबर्स थे जिनकी मौत हुई है, उन्हें आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां तब नाजुक हो गई थी जब कंपनी के लोग अस्पताल पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अब क्योंकि जो डेड बॉडीज हैं वो डिकम्पोज्ड कंडीशन में हैं, ऐसे में उन्हें आइडेंटिफाई करना, लगातार जो है अपने रिश्तेदारों की तलाश करना, कंपनी का सहयोग न मिलना, ये वो चीजें थी जिसकी वजह से परिवार वाले काफी गुस्से में थे। और जैसे ही कंपनी के लोग पहुंचे, परिवार वाले उनके ऊपर भड़क गए थे। हालांकि अब पुलिस जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है, जिसके बाद हालात को काबू में किया गया। परिवार वालों ने पहले इनकार कर दिया था कि वो किसी भी तरह से डेड बॉडीज नहीं लेंगे, कंपनी पे कार्रवाई चाहिए, जिसके बाद आखिरकार पुलिस की मध्यस्थता के बाद ये बात तय हुई कि परिवार वाले पहले बॉडी लें, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में है, उनका अंतिम संस्कार करने पे ध्यान दें और उसके बाद जाकर जो है कंपनी से उनके विवाद जो है वो चलते रहेंगे। इस दौरान FIR दर्ज की गई है, तो लिहाजा पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, कहीं ना कहीं जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह के आश्वासन देने के बाद आखिरकार परिवार वाले मान गए हैं कि वो अपने परिवार के सदस्यों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है वो रिसीव करेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के ऊपर परेशानियां जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसके ऊपर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का और लापरवाही बरतने का जो है वो आरोप साफ तौर पर परिवार वालों ने लगाया है। आशीष, अभी तक कोई कार्रवाई भी हुई है, कोई गिरफ्तारी भी हुई है, किसी तरीके का एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है? जी, P305 के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जो है कैप्टन को जिम्मेदार माना गया है और खासतौर पे एब्सकॉन्डिंग बताया गया है। हालांकि अभी तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का जो समंदर में जारी है, उसमें से कैप्टन राकेश भल्ला की जो है वो डेड बॉडी या फिर उनकी वो मिले नहीं है। लिहाजा अभी फिलहाल जो FIR दर्ज की गई है उसमें उन्हें एब्सकॉन्डिंग बताया गया हुआ है और उनकी तलाशी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की जा रही है। इसके अलावा
कंपनी से जुड़े हुए जो अन्य लोग थे, जिस तरह से एफकॉन का नाम सामने भर कर आया था, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जिस सब कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उनसे भी पूछताछ किए जाने की तैयारी चले। यानी कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है और कुछ अहम गिरफ्तारियां भी जरूर होंगी। जी आशीष, नजर बनाए रखिए आप। वही कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स की मौत के मामले में अब वैक्सीनेशन नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कर्मचारियों के ओर से वैक्सीन लगवाने से परहेज करने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। पिछले हफ्ते एएमयू के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरफ इशारा किया था, जिसके बाद एएमयू के कुलपति ने अब यूनिवर्सिटी के सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और वैक्सीन लगवाए जाने की जानकारी साझा करने को भी कहा है। देखिए, इसके बारे में तो खैर मेडिकल कॉलेज बताएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। जो कॉज ऑफ डेथ है वो उनके पास है। हम तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़रूर है कि हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से ये है कि अब तक के जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनमें से शायद किसी ने वैक्सीनेशन कराया हो। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी ने वैक्सीनेशन कराया हो और उसकी डेथ हो गई हो टीचिंग स्टाफ से। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही तेजी के साथ जालना मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने बहुत ही स्ट्रांग अपील करी है एएमयू के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली से कि वो अपने को और अपने फैमिली मेंबर्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर लगाएं। इसमें डिटेल्स ये है कि एज ग्रुप 18 से लेकर 44 साल तक जो है वो मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं और एज ग्रुप 45 साल से ऊपर जो है वो न्यू एग्जामिनेशन हॉल जेएनएमसी में करवा सकते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिरकार ये जो प्रोफेसर्स हैं या वहां के कर्मचारी हैं वो क्यों वैक्सीन लगवाने पर हिचकिचा रहे थे, जबकि वहां पर ही मेडिकल कॉलेज में ही ये सुविधा थी कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, अगर वो हिचकिचाए नहीं होते और अगर उनमें भ्रम की स्थिति नहीं होती तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई होती, और अगर वैक्सीन लगवाई होती तो 17 प्रोफेसरों की मौत नहीं होती। एएमयू के कई सारे कर्मचारी और प्रोफेसर की मौत हो गई। और यही बात अब तारिक मंसूर जो एएमयू के वाइस चांसलर वो कह रहे हैं कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं और इसकी जानकारी साझा करें। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद जब 17 लोगों की मौत हुई थी एएमयू में और वो अलीगढ़ गए थे, तो उन्होंने इस बात को इशारे में कहा था कि वैक्सीनेशन इसीलिए जरूरी है, सरकार टीकोत्सव क्यों चला रही है, 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य क्यों रखा गया, जिससे लोगों की जान ना जाए। और अगर इन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी होती तो कैजुअलिटी ना के बराबर होती, जो कि सामने आ रही है रिपोर्ट में और जो सरकारें बता रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति की वजह से एएमयू के कर्मचारी और प्रोफेसरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। और ये बात अब तारिक मंसूर जो वाइस चांसलर वो भी कह रहे हैं कि लोग अब वैक्सीन लगाएंगे, उसको साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात अर्पिता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी मेडिकल कॉलेज के अंदर ही वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया था, उसके बावजूद आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। तो अब तारिक मंसूर यानी जो वाइस चांसलर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, जो वहां लोग रह रहे हैं, जो कर्मचारी रह रहे हैं, जो वहां के छात्र हैं। अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो आप इससे कम से कम इस महामारी से बचेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब को लेकर ये सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवाया गया, और अगर लगवाए होते तो ये बड़ी घटना न घटती, जिसकी वजह से आज एएमयू के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और उस वैक्सीनेशन की तस्वीरें भी साझा करिए। ठीक है अजीत, 15 मई को बाकायदा जब यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे एएमयू में, तो वहां के प्रॉक्टर जो थे वसीम, वो तो इस बात को लेकर गारंटी दे रहे थे कि साफ साफ तौर पर कह रहे थे कि कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा। क्या उसी का खामियाजा उठाना पड़ा उन प्रोफेसर्स को जिनकी जान चली गई, उन कर्मचारियों को जिनकी जान चली गई? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जो वैक्सीन ना लगवाई, जिन्होंने नहीं लगवाई, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। और ऐसे प्रोफेसर जो वसीम कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कई सारे ऐसे बयान बहुत सारे जगहों से आए कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के पीछे ये कारण है, कोई पॉलिटिकल कारण बता रहा था तो कोई धार्मिक कारण बता रहा था। लेकिन उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो लोग इस वक्त दुनिया में नहीं है, जिनका इंतकाल हो गया। और एएमयू के बड़े बड़े प्रोफेसर, 17 बड़े जो प्रोफेसर थे, उनकी मौत हो गई। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं वसीम जैसे लोग ही जिम्मेदार होते हैं, जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और ये कहते हैं
कि वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर वैक्सीन लगी होती तो आज वो हमारे बीच में होते और ये प्रोफेसर जो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे आज भी शिक्षा के लिए देने के लिए तैयार रहते। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा रीजन था कि वैक्सीन नहीं लगवाया गया, जिसकी वजह से ज्यादा कैजुअलिटी हुई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, जिससे इस महामारी से निपटा जा सके और कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है उसे घटाया जा सके। अर्पिता, अजीत, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देश में ब्लैक फंगस के मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। ये मदद केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल योजना के तहत दी जा रही है। हाल ही में राजस्थान में उदयपुर के सुजाराम मेघवाल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इसी योजना के तहत 1 लाख की आर्थिक मदद दी गई थी। खुद सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनकी वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत इलाज का पैसा सीधे अस्पताल को भेज दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल योजना के तहत गंभीर बीमारी के मरीजों को सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। कोरोना के कहर से देश पर जैसे आफत टूटी है, उससे अब कोई घर अछूता नहीं है। महामारी को मात देने में देश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस जंग में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये दर्द हर परिवार की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर रहे थे तो कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को याद करके वो भावुक हो गए। काशी के डॉक्टरों से बातचीत में भावुक हुए पीएम। कोरोना में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कोरोना को हराने का लिया संकल्प। पीएम का नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। देश पर कोरोना की दूसरी लहर का जैसा कहर टूटा है, उससे देश मजबूती से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का मजबूती से नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब भावुक हो गए जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से मुखातिब थे। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का जिक्र आया तो श्रद्धांजलि देते वक्त प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा गई, आवाज कांपने लगी और गला रुंध गया। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। देश के लाखों लोगों ने कोरोना की वजह से जो पीड़ा सही और जो कुछ गंवाया, उस दर्द का एहसास प्रधानमंत्री को भी है। कोरोना से जुड़े रोज रोज के आंकड़े इसे बताते जताते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 2,91,331 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 2,59,551 नए मरीज सामने आए, जबकि 4,209 मरीजों की जान चली गई। साफ है, कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर होती भले ही दिखाई पड़े, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कोरोना को लेकर जनता को सतर्क करते नजर आए और मरने वालों को याद कर उनके होंठ कांपने लगे। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को
हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कोरोना से जंग में काशी के लोगों ने जिस तरह हिस्सा लिया उसकी तारीफ की। स्वास्थ्य से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया और ब्लैक फंगस को भी लेकर चेताया। वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही बच्चों को महामारी से बचाने को लेकर प्रधानमंत्री खासे चौकन्ने दिखे। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना की चपेट में आने वालों को ज्यादा तकलीफ ना हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर तबके से लगातार संवाद कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्रियों के साथ ही उन्होंने डॉक्टर, डीएम और दूसरे क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात भी की। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री की इन कोशिशों का असर अब रंग ला रहा है। कोरोना और दूसरी बीमारियों से लड़ रहे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा का इलाज ऋषिकेश के एम्स में चल रहा था। 70 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उन्होंने अभियान चलाया था, जिसने पूरे देश में असर छोड़ा था। और इसी दौरान शुरू किया गया चिपको आंदोलन भी इसी प्रेरणा से शुरू हुआ, जिसमें पेड़ों की कटाई का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था। 1974 में चिपको आंदोलन के दौरान महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थीं और कटाई का विरोध किया था। उनका जन्म टिहरी के पास एक गांव में 9 जनवरी 1927 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई आंदोलनों की अगुवाई की, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ महिलाओं के हक और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने तरीके को प्रकट किया। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे विचार उनके परिवार और कई प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। कोरोना के देश में अभी भी अपनी भयावह चुनौतियों के साथ बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ एक खास रणनीति के तहत काम किया, उसका असर भी अब राज्य में दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े राज्य में अब न सिर्फ कोरोना के मामले घटने लगे हैं, बल्कि रिकवरी रेट में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर यूपी में कोरोना के खिलाफ कौन सा फॉर्मूला कारगर साबित हुआ, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है।
खिलाफ 3T फॉर्मूले का कमाल। यूपी में कम हुई महामारी की रफ्तार, रिकवरी रेट में भी हुआ बड़ा सुधार। देश कोरोना वायरस की नई नई चुनौतियों से जूझ रहा है। महामारी के रहस्यमयी रूप ने लगातार दुनिया के वैज्ञानिकों को उलझा रखा है, लेकिन इन दुश्वारियों के बीच आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से सुकून देने वाली खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में योगी सरकार की नीतियों की बदौलत कोरोना पर काफी हद तक लगाम कसी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोरोना जैसी बीमारी को कंट्रोल करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया कि उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। राज्य में न सिर्फ कोरोना के मामले कम हुए बल्कि ठीक होने वाले मरीजों की दर भी 90% के ऊपर पहुंच गई। आखिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसे कोरोना पर नकेल कसी जा सकी, इस कहानी को समझने के लिए हमें उस फॉर्मूले को समझना होगा जिस पर उत्तर प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। योगी सरकार का ये फॉर्मूला है 3T। जिसमें पहले टी का मतलब हुआ टेस्ट, दूसरे टी का मतलब हुआ ट्रेस और तीसरे टी का मतलब हुआ ट्रीट। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार के इस 3T फॉर्मूले का क्या असर हुआ, इसको भी समझिए। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के कुल 7,735 मामले सामने आए हैं। ये संख्या 24 अप्रैल को रिकॉर्ड किए गए मरीजों की संख्या से 30,320 कम है। साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 17,668 है। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,03,276 हो चुकी है। 30 अप्रैल को यही एक्टिव मरीजों की संख्या 3,10,783 थी, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या में 68% की कमी आई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना रिकवरी रेट भी 92.5% तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के फार्मूले को युद्ध स्तर पर लागू किया गया है। सीएम योगी पूरे हालात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोरोना को लेकर 4.5 करोड़ से अधिक अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। खास बात यही है कि न सिर्फ प्रशासन कोरोना के खिलाफ एक्टिव मोड में है, बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शहर शहर जाकर हालात का मुआयना कर रहे हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर नीति आयोग भी सरकार के कदम की सराहना कर चुका है। एक ट्वीट के जरिए नीति आयोग ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के 97,000 से ज्यादा गाँव में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के महाअभियान को दूसरे राज्य भी दोहरा सकते हैं। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का ये यूपी मॉडल कोरोना को काबू में करने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। दरअसल महामारी के खिलाफ इस महाअभियान को धार योगी सरकार के अनुभवों से मिली है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के उस अनुभव का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को काबू में करने के लिए किया था। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहाँ के बच्चों को हुआ है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को समझने के लिए राज्य में चल रहे टेस्टिंग अभियान के आंकड़ों को भी समझना होगा। बीते 24 घंटे में राज्य में 2,89,210 कोरोना टेस्ट हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल 4,61,12,448 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट के मामले में राज्य 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है।
महामारी के खिलाफ जिस अभियान को उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, कुछ वैसे ही अभियान चलाने की जरूरत देश के दूसरे राज्यों में भी है, क्योंकि सावधानी, सतर्कता और सभी का साथ ही वो हथियार है जिसके बूते कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। महाराष्ट्र के नागपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक महिला की सब्जियां सड़क पर फेंक दी। ये वीडियो 18 मई का बताया जा रहा है, जिसमें एक गरीब महिला कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी की दुकान लगाकर बैठी नजर आई। तभी वहां एक पुलिस वाला पहुंचा और उसने उसकी सब्जियों को उठाकर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में जांच के आदेश दिए गए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां पर हरियाणा और पंजाब से आए किसान धरना दे रहे हैं, तो वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से आए किसान धरने पर हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें धरने पर बैठे किसान बेहद कम नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पे एक तरह की टेंट सिटी ज़रूर बन गई है, लेकिन यहाँ पर किसान नदारद हैं। लंबे समय से किसानों की गैर मौजूदगी यहाँ पर है। अगर यहाँ के हालात की बात करें तो जिस तरह से पुलिस सूत्र और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि तकरीबन जो है 50 से 100 के बीच में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे अलग अलग टेंट में। और यहाँ जो लोग मौजूद है वो मूल रूप से लंगर चलाने वाले हैं, जो कि यहाँ लंगर चलाते हैं और आसपास के लोग वहाँ आकर के खाना खाते हैं। किसान जो है नदारद। हालांकि किसानों ने 26 तारीख को काला दिवस मनाने के लिए किसानों को जमा होने की अपील की, इकट्ठा होने की अपील की है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे हम देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो ज़रूर यहाँ पर टेंट बने हुए, लेकिन टेंट में लोग जो हैं वो नदारद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने कुछ पुलिस वाले ज़रूर मौजूद हैं ताकि वो नज़र रख सकें कि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग सुरक्षित रहें। एक बड़ी बात यह है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक किसान नेता या किसान यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने मास्क तक नहीं लगा रखा, यानी कि ये एक खतरे की बात है। लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई स्वच्छता रखें ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि जहाँ पर किसान मौजूद है वहाँ अगर भीड़ लगती है तो कोविड फैलने का खतरा हो सकता है। 2 किसानों की मौत का कोविड से जो है एक दावा किया जा रहा है सिंघू बॉर्डर पे। इसलिए अलग अलग जगहों पर जहाँ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से बचा जा सके। किसान आंदोलन की कोरोना कनेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली सरकार को घेर दिया। कहा यह जा रहा है कि किसान जो कि लौट रहे हैं उनकी वजह से गांव में कोरोना फैल रहा है। आपका व्यू क्या है इस पर? किनकी वजह से फैल रहा है? जो किसान आंदोलन में है वो जब घर लौट रहे हैं, अपने वापस जगह लौट रहे हैं, तब गांव में कोरोना फैल रहा है ना। अकेला किसानों को की वजह से थोड़ी फैल रहा है, ये फिजा में है। हम बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं, किसानों का इसमें क्या कसूर है? कोई ऐसी बात नहीं, मेरे ज़हन में तो ऐसी आती नहीं। ये तो कुदरत की ओर से आफत है। तो मुझे इतना ज़रूर कहना है कि जब पिछली बार कोरोना आया था तो केजरीवाल साहब ने एक 5T प्लान, आपको याद होगा, किया था। 5T बहुत अच्छा था, अगर लागू हो जाता तो बोलते हैं करते तो कुछ है नहीं। इसमें देखो, नंबर 1 टेस्टिंग था, ट्रेसिंग था, ट्रीटमेंट था, टीम वर्क था, ट्रैकिंग था, ट्रेसिंग था। अगर कल हर बंदे का, तो गरीब आदमी यार कहाँ से MRI कराएगा, CT स्कैन कहाँ से कराएगा? विल के कुरला के मर गए हैं। एक बच्चा कल कह रहा था कि अब हमें केजरीवाल CM साहब, उसको नाम भी नहीं लेना आता था बेचारे को, कह रहा था अब हमें यतीम कहते हो। मेरे मम्मी डैडी का टाइम पे टेस्टिंग हो जाती तो मैं यतीम तो ना होता। उधर नारदा के इस मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने TMC के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया है। नारदा मामले में मंत्री फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी को कुछ रोज पहले CBI ने गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान 2 जजों के बीच बेल देने को लेकर मतभेद हुआ। जस्टिस अरिजीत बंदोपाध्याय सशर्त बेल देना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल इसके पक्ष में नहीं थे। बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि केस को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है, लेकिन तब तक इन नेताओं को हाउस अरेस्ट पर रखा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां एक जन्मदिन की पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और इस दौरान किसी ने न तो मास्क पहना और न ही 2 गज की दूरी का पालन किया।
हालात ये थे कि लोग एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। जिस मकान में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, उस मकान की छत पर कई लड़के हाथ में राइफल लिए खड़े दिखे। वहीं मकान के सामने भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी दिखी। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो यहाँ बकायदा जन्मदिन की पार्टी चल रही है, जिसमें भारी तादाद में देखिए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। लोग जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं और इस मस्ती के बीच में लोग भूल गए कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मनाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कुछ लोगों के हाथों में राइफल भी उस वक्त नजर आए जब वो वहां पर मौजूद थे। चेहरे पर मास्क नहीं है लेकिन हाथों में राइफल जरूर है। ये भिंड की तस्वीरें हैं जहां पर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे थे। कुछ लोग कचनाव कला गांव के पास में एकत्र हुए। सूचना पे तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया था और उस पर जब जमावड़ा मिला तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस आधार पे वैधानिक कार्रवाई थाने पे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये लॉकडाउन चूँकि चल रहा है और इनके द्वारा उल्लंघन किया गया, इसीलिए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। अब तक 6 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं और बताया गया कि कसमपुर के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों ने इन नक्सलियों को घेर लिया था। उनके साथ कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस दौरान सुरक्षा बल ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। खबर है कि अभी इस जगह पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है।